हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 9 हिंदी का पहला पाठ, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। कथा मतलब होता है कहानी। ये दो बैलों की एक कहानी है जिसे प्रेमचंद ने लिखा है। तो कहानी पढ़ने से पहले या पाठ शुरू करने से पहले पाठ में जो कुछ कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ हम देख लेते हैं। ये है पाठ के शब्दार्थ जो पाठ के अंत में दिए हैं। इनको अगर हम पहले पढ़ लेंगे, जब ये कठिन शब्द पाठ में इस्तेमाल होंगे तो उसे हम और अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला शब्द है निरापद। निरापद मतलब आपत्ति से रहित, निर्विघ्न, विघ्न यानी कि बाधा से रहित या फिर सुरक्षित। सहिष्णुता या सहिष्णुत्व अर्थात सहनशीलता या क्षमा। विषाद, उदासी, अवसाद, जड़ता, मन उचट जाना, दुखी होना। पराकाष्ठा अंतिम सीमा, चरम कोटि या सीमा। कदाचित, कभी या शायद। पछाई या पछा, पश्चिम प्रदेश का या पश्चिम दिशा। चौकस हो जाना, चौकन्ना, सावधान हो जाना या ठीक। डील शरीर की ऊंचाई, चौड़ाई आदि। कद देह या शरीर। विग्रह अलगाना, अलग करना, फैलाना, फूट पैदा करना। खंड भाग या विस्तार। विनोद परिहास, हंसी मजाक करना, मनोरंजन। हटाना क्रीड़ा या कौतूहल। आत्मीयता अपनापन या मैत्री। नांद, नांद कहते हैं मिट्टी का एक बड़ा और चौड़ा बर्तन जिसमें पशुओं को चारा पानी आदि दिया जाता है। हौदी भी इसको कहते हैं। गोई या गुइयाँ, खेल का साथी या सखी। पघिया, पघा या पघा, ढोर या पशु बांधने की जो रस्सी होती है उसको पघा या पघैया कहते हैं। कनखियों या कनखी, आँख की कोर या तिरछी निगाह से देखना, आँख का इशारा करना। चरनी, मेंढदार लंबा चबूतरा जिस पर गाय बैल को चारा दिया जाता है या गाय बैल को चारा पानी देने के लिए गाड़ी हुई नांद, उसे कहते हैं चरनी। गराव, फंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। प्रतिवाद, विरोध, खंडन करना, वादी की बात के विरोध में कही जाने वाली बात। वादी यानी कि जो एक बात को कह रहा है, प्रतिवादी जो उसके विरोध में बात कह रहा है। ताकीद, किसी कार्य के लिए बार बार चेताने की क्रिया। टिटकार या टिटकारना, टिक टिक शब्द करके बैल, घोड़े, बैल आदि को चलाने के लिए प्रेरित करना। तेवर यानी कि क्रोध भरी दृष्टि को प्रकट करने वाली तिरछी नज़र या भौं। थान कहते हैं पशुओं के बांधे जाने की जगह को या बंधी हुई लंबाई का कपड़े का बड़ा टुकड़ा। बरकत होना, वृद्धि होना, बढ़ोतरी, बढ़ती, सौभाग्य, लाभ या प्रभाव। बेतहाशा मतलब बहुत तेजी से बदहवास होकर भागना या बिना सोचे समझे। व्याकुल, घबराया हुआ, हतबुद्धि, व्यग्र, अभिभूत या भीत, डरा हुआ। रगेदता या रगेदना, भागना, खदेड़ना या दौड़ाना। तजुर्बा या तजर्बा, अनुभव। मल्लयुद्ध, कुश्ती या बाहुयुद्ध। ग्रास, कौर, निवाला, आहार, निगलना या ग्रहण करना। मेंढ कहते हैं खेत की सीमा, सिंचाई आदि के लिए उसके चारों ओर बनाया हुआ मिट्टी का घेरा। खुर, नख, चारपाई के पाए का निचला हिस्सा। कांजी हॉस या कांजी हाउस, वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले या अनाथ चौपाए पशु बंद किए जाते हैं और कुछ दंड लेकर छोड़े या नीलाम किए जाते हैं। काइन हाउस जिसको कहते हैं। साबिका या साविका, वास्ता, सरोकार, काम पड़ना या काम होना। तृप्ति, भोजन आदि की तृप्ति से उत्पन्न संतोष या तृप्त होने का भाव। दहक, आग का दहकना, लपट या ज्वाला। उजड़पन, अशिष्टता, उद्दंडता या उत्श्रंखलता। बूते या बूता, सामर्थ्य, बल, शक्ति या बस। आजमाई या आजमाना, परीक्षार्थ, प्रयोग करना, परीक्षा करना या लेना या जांच करना। चेत, होश, संज्ञा, याद, ज्ञान, चित्त, मन, इच्छा या सावधानी। डुग्गी, चमड़े से मढ़ा, चौड़े मुंह का छोटा बाजा। उन्मत्त, मतवाला या सनकी, नीलाम करना, बिक्री की एक रीति होती है जिसमें सबसे अधिक जो दाम बोलेगा उसके हाथ माल बेच दिया जाता है या बोली बोलकर बेचना। अख्तियार या इख्तियार करना, पसंद करना या इसका अधिकार, वश या विचार अधिकार, ग्रहण। चलिए इसी के साथ पाठ पर आते हैं। तो जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन मतलब जिसमें बुद्धि ना हो या फिर आप बेवकूफ कह सकते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे कुछ अगर मुश्किल शब्द आएंगे साथ ही साथ उनके अर्थ भी देख लेंगे।
तो जानवरों में अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ जानवर किसको कहा जाता है? गधे को। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। परले दर्जे का बेवकूफ़ यानी कि पूरी तरह से बेवकूफ़ अगर किसी आपको कहना है कि ये पूरा मूर्ख है तो हम उसे गधा कह देते हैं कि ये तो गधा है। अगर किसी को कहा कि ये गधा है मतलब आप समझ जाते हैं कि वो बेवकूफ़ है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। अब क्या जानवरों में गधा सब कुछ सचमुच ही बेवकूफ़ है, या फिर उसकी जो निरापद यानी कि जो एक तरह से बिना नुकसान पहुंचाने वाला वो है, सुरक्षित है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, सींग नहीं मारता, हानि नहीं पहुंचाता, उसका ये जो सहन करने की शक्ति है, इसकी वजह से उसे ये पदवी, उसे ये नाम दे दिया गया है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। ये हम नहीं कह सकते कि गधे को बेवकूफ़ क्यों कहा गया। क्या वो सचमुच बेवकूफ़ है या फिर क्योंकि वो मारता नहीं है, सहता रहता है, इसलिए उसको बेवकूफ़ कहते हैं। गाय सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। गायों को अगर आप देखेंगे, सींग मारती है, हानि पहुंचाती है, और जब वो ब्याही हुई गाय का मतलब है कि जब वो बच्चा देती है तब वो शेरनी जैसी खतरनाक हो जाती है। अनायास मतलब होता है अचानक, जैसे ही वो बच्चा देती है तो अचानक ही वो शेरनी जैसी खतरनाक हो जाती है, सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। कुत्ता भी मतलब गरीब का अर्थ यहाँ पर सीधा है, तो कुत्ता भी सीधा है लेकिन कभी कभी वो भी गुस्सा करता है, वो भी काट लेता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। लेकिन गधे को आपने कभी नहीं सुना होगा कि उसे गुस्सा आता है, कभी ऐसा नहीं देखा होगा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। उसे चाहे आप जितना भी मार लो, जितनी भी सड़ी हुई खराब घास उसको दे दो, कभी भी असंतोष मतलब नाराज़गी उसके चेहरे पर आपको नहीं दिखेगी। वो कभी भी नाराज नहीं होता है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, वैशाख का महीना होता है, गर्मी के समय पर ही आता है। कुलेल करना मतलब है थोड़ा आनंद करना, मस्ती करना। कभी कभी गर्मी के मौसम में वो थोड़ी मस्ती कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। वो कभी भी सच में खुश नहीं उसको देखा है। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। एक स्थायी मतलब होता है हमेशा रहने वाला, विषाद यानी कि दुख। उसके चेहरे पर हमेशा ही एक विषाद, एक दुख आपको देखने को मिलेगा। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। चाहे कोई भी स्थिति हो, खुश हो या दुखी हो, वो अपना स्वभाव नहीं बदलता है, वो हमेशा आपको दुखी ही दिखाई देगा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। अब गधे में साधु संतों जैसे सारे गुण हैं। जैसे साधु संत है, दुख हो या सुख हो उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, जो भी उनका स्वभाव है वो वैसा ही रहता है। तो गधा भी बिल्कुल वैसे ही है। पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं उसमें ऋषियों के गुण। पराकाष्ठा मतलब सबसे ऊंचे स्तर पर है, लेकिन फिर भी आदमी क्या कहता है, उसको बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। उसमें सारे अच्छे गुण हैं, कभी लात नहीं मारेगा, परेशान नहीं करेगा, मतलब किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएगा, सहने वाला जानवर है। कैसा भी आप खाने को दो कभी असंतोष नहीं जताएगा, क्रोध नहीं करेगा, हमेशा एक स्थायी विषाद उसके चेहरे पर रहेगा। इतने सद्गुण, लेकिन लोग उसका अनादर करते हैं, उसको बेवकूफ़ कहते हैं। अनादर यानी कि अपमान। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, तो शायद ये सही बात है कि सीधा होना दुनिया में ठीक नहीं माना जाता। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमे के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। अब जो लेखक ने, प्रेमचंद ने कहा कि सीधापन संसार के लिए ठीक नहीं है, एक और उसका उदाहरण दिया है कि भारतवासियों की अगर अफ्रीका में आप देखें तो कितनी बुरी हालत है। अमेरिका के लोग उनको घुसने नहीं देते हैं।
अब भारतीयों में सारे गुण हैं, कोई भी खराब बात नहीं है। वो शराब नहीं पीते हैं। खुश समय मतलब होता है बुरा समय। बुरे समय के लिए पैसे बचा कर रखते हैं, अनायास ही पैसे खर्च नहीं करते हैं। काम भी बहुत मेहनत से करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन फिर भी 4 बातें सुनकर चुप रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बदनाम है। लोग उन्हें बुरा मानते हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि वो जीवन के स्तर को नीचा गिरा देते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब बदला लेना। अगर वो भी बदला लेते, किसी ने उन्हें परेशान किया तो चुप ना रहते, 4 बातें सुनकर और 5 बातें सुनाते, तो शायद लोग उनको सभ्य कहने लगते, उन्हें भी सभ्य माना जाता। जापान की मिसाल सामने है। जैसे जापान का उदाहरण अगर आप देखें, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। पहले जापान को भी हमारी तरह ही मानते थे कि वो जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने विजय प्राप्त की, वो जीते, तो पूरी दुनिया में फिर उन्हें सभ्य जातियों में गिना जाने लगा। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब एक और जानवर है जिसे थोड़ा बेवकूफ़ी समझा जाता है, गधे से कम लेकिन, और वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया होता है गाय का जो बच्चा होता है, उसको बछिया कहते हैं। बछड़ा और बछिया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं उसके। तो बैल को बछिया का ताऊ भी कहते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारे विचार में ऐसा नहीं है। कुछ लोग शायद कहेंगे कि बैल बेवकूफ़ों में जो बैल है वो भी सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अब यहाँ पर जो लेखक है प्रेमचंद जी ने लोगों की सोच पर कटाक्ष किया है कि लोगों के लिए बेवकूफ़ वो है जो सीधा है। तो आप बैल को सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेवकूफ़ नहीं कह सकते, क्योंकि वो उतना सीधा नहीं है। वो कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल यानी कि ज़िद्दी बैल भी देखने को मिलता है, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। कुछ चीज़ अगर उसको अच्छी नहीं लगी तो अपनी नाराज़गी भी दिखा देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है, मतलब इसलिए वो गधे से कम बेवकूफ़ है। गधा तो आप कुछ भी खाने को दो, कितना भी मारो, कुछ नहीं कहता। बैल के साथ ऐसा नहीं है, वो कभी कभी मारता भी है, अपना अड़ियल भी हो जाता है, असंतोष भी दिखा देता है। तो जिस सेंस में लोग बेवकूफ़ शब्द को इस्तेमाल करते हैं, वो गधे से उसका नीचा स्थान है बैल का। झूरी के दोनों बैल, अब कहानी हमारी शुरू होती है। इससे पहले लेखक ने समाज के लोगों की सोच के बारे में बताया है। अब झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी एक किसान है, उसके 2 बैल थे, एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई शब्द हमने देखा था शब्दार्थ में, जो पश्चिम प्रदेश का होता है। पश्चिमी प्रदेश के जो बैल है उनको अच्छी नस्ल का माना जाता है, तो यानी कि दोनों ही अच्छी नस्ल के बैल थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, चौकस यानी कि चौकन्ने, सतर्क, डील में ऊंचे, डील यानी कि शरीर की जो बनावट थी उनकी, उसमें शरीर उनका ऊंचा था। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, दोनों में गहरा प्यार और अपनापन हो गया था, क्योंकि बहुत समय से दोनों साथ में ही रह रहे थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा बोलते हैं बिना बोले वाली जो भाषा होती है, तो बिना बोले बात करना, और विचार विनिमय यानी कि विचारों का आदान प्रदान, बातें करना एक तरह से। तो दोनों आमने सामने बैठते या फिर एक दूसरे के पास बैठ जाते और बिना बोले ही एक दूसरे से बातें कर लेते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित है। अब दोनों बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, फिर भी एक दूसरे की बात समझ जाता है। अब ऐसा कैसे होता है हमें नहीं पता, लेकिन उनमें ऐसी तो कोई गुप्त शक्ति, छिपी हुई शक्ति थी। मनुष्य जो कहते हैं कि हम जीवों में सबसे श्रेष्ठ है, वो मनुष्यों के पास भी नहीं है। वंचित होना यानी कि मनुष्यों को भी वो शक्ति नहीं मिली। अगर आप आमने सामने बैठे बिना बोले आप सामने वाले की बात नहीं समझ सकते,
हालांकि मनुष्य कहते हैं कि हम जीवों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, लेकिन वो शक्ति उन्हें भी नहीं मिली जो उन दोनों बैलों के पास थी। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। दोनों चाटकर सूंघकर अपना प्यार दिखाते थे और कभी कभी सींग भी भिड़ाते थे। विग्रह के नाते से नहीं, लड़ाई करने के लिए नहीं। विग्रह मतलब होता है लड़ाई। केवल विनोद के भाव से, हंसी मजाक के भाव से, आत्मीयता के भाव से, अपनेपन के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। धौल धप्पा का मतलब है हल्की मारपीट जैसे हो जाती है मजाक में। जब गहरी दोस्ती होती है तभी ऐसा होता है। अगर आप वैसे किसी के साथ हल्की मारपीट करेंगे मजाक में तो उसको बुरा लग सकता है। दोस्तों में अक्सर ऐसा नहीं होता। तो कभी कभी दोनों सींग भी भिड़ाते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लड़ रहे हैं इसीलिए, क्योंकि हंसी मजाक करते थे अपनेपन के भाव से, जैसे दोस्तों में होता है। जब घनिष्ठ मित्रता होती है, पक्की दोस्ती होती है, तो थोड़ी हल्की फुल्की मारपीट, धक्का मुक्की मजाक में चल जाती है। धौल धप्पा मतलब धक्का मुक्की होगा वैसे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा मजाक ना हो तो दोस्ती कमज़ोर लगती है। ऐसे दोस्तों पर आप भरोसा नहीं कर सकते। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। जब इनको हल या गाड़ी में जोता जाता, यानी कि वो काम करते हुए चलते थे, तब दोनों की यही चेष्टा मतलब कोशिश, दोनों यही कोशिश करते थे कि दूसरे पर कम भार रहे, मेरे ऊपर ही ज़्यादा भार रहे, वो खुद ज़्यादा भार उठाए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। शाम को दिन भर थकान के बाद वो एक दूसरे को चाट कर जो उनकी थकान होती थी दिन भर की, उसको मिटा लेते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नांद होता है जानवरों के खाने का जो बर्तन है, ये भी हमने शब्दार्थ में देखा था। उसमें खली भूसा जो चारा है एक तरह से उनका, जब वो डाल देता था झूरी या फिर उनके घर का कोई व्यक्ति, तो दोनों एक साथ उठते थे, एक साथ उस बर्तन में मुंह डालते थे और साथ ही खाने के बाद बैठते थे। सभी काम वो साथ में करते थे। बहुत घनिष्ठ मित्रता थी उनमें। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। इस पूरे पैराग्राफ में, पूरे अनुच्छेद में आपको हीरा और मोती के बीच कितनी गहरी मित्रता थी उसके बारे में बताया गया है। संयोग की बात, संयोग मतलब होता है अचानक कोई घटना घटना। तो एक बार अचानक झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई शब्द भी हमने शब्दार्थ में देखा। गोई का अर्थ होता है साथी। दोनों साथियों को अपने ससुराल उन्होंने भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। बैलों को नहीं पता था कि क्यों उनको अपने ससुराल भेजा है झूरी ने। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। उन्हें लगा कि शायद झूरी ने उनको बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांत पीसना आ गया। जो उनकी पत्नी का भाई था, झूरी का साला, उसका नाम था गया। अब पता नहीं जब वो बेचे गए उनको अच्छा लगा या बुरा, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन दोनों को अपने घर तक ले जाने में गया को दांत पीसना आना। दांत पीसना मतलब होता है गुस्सा आना, बहुत गुस्सा करना, अत्यधिक क्रोध, बहुत गुस्सा आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। पगैया मतलब जो रस्सी होती है जिससे जानवरों को बांधते हैं। तो अगर वो पीछे से हाँकता उनको तो कोई कभी दाएं भागते कभी बाएं। आगे जाकर अगर उनको रस्सी से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। हुंकारना मतलब जोर से आवाज़ करना। मारता तो फिर दोनों जोर से आवाज़ करते, विरोध करते उसका। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, भगवान ने अगर उन्हें ये दिया होता कि वो बोल सकते हैं, तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो। तो वो अपने मालिक से ज़रूर पूछते कि हमें क्यों भेज रहे हो वहाँ पर। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। हम तो तुम्हारी पूरी सेवा करते हैं। अगर उनके पास वो बोल सकते तो झूरी से ये ज़रूर पूछते, जिसने उन्हें गया को दे दिया था। क्यों दिया वो हमें नहीं पता।
तो वो ये कहते कि हमने तुम्हारी इतनी सेवा की, फिर तुम हमें क्यों उसके साथ भेज रहे हो? अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। अगर हमारा काम कम था तो हम और काम कर सकते हैं। हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी मतलब सेवा। तो तुम्हारी सेवा करते करते अगर हम मर भी जाते तो वो भी हमें स्वीकार था। हम इतना काम कर सकते थे। हमने कभी दानाचारी की कोई शिकायत नहीं की। जो खाने को दिया हमने वो ही खा लिया। कभी कोई शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? तो फिर तुमने, जालिम मतलब एक बुरा आदमी, क्रूर आदमी, तुमने इसे गया को हमें क्यों बेचा? वो झूरी से ये पूछते अगर वो बोल सकते। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। नया स्थान, नया घर, जो गया का घर था वहां पहुंच गए वो शाम तक। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। पूरे दिन से हालांकि उन्होंने कुछ खाया नहीं था, लेकिन उनके खाने के बर्तन में जब खाना आया तो दोनों ने मुंह भी नहीं डाला, उसे देखा भी नहीं। दिल भारी हो रहा था। दिल भारी होना मतलब दुख होना। उनको दुख हो रहा था क्योंकि उनका पुराना घर छूट गया है। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। उन्हें झूरी का घर अपना घर लगता था, पहले से ही वो वहाँ पर रहे हैं। आज वो घर उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लगते थे। जिस घर में वो आए थे गया के साथ, नए लोग थे, वहाँ पर नया गांव था, सब उन्हें अजनबी लग रहे थे, अपने नहीं लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। मूक क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे, तो बिना बात किए ही उन्होंने आपस में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखी बोलते हैं आँख का जो कोने वाला हिस्सा होता है। तो कोने से एक दूसरे को देखा उन्होंने, आपस में कोई सलाह की और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सन्नाटा हो गया, एकदम गांव में शांति हो गई, मतलब सब सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले। पगे बोलते हैं रस्सी जिनसे वो बंधे होते हैं जानवर। दोनों ने उसको तोड़ दिया और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। दूनी मतलब दोगुनी। पहले हमने देखा वो बहुत शक्तिशाली थे, सुंदर थे, कद काठी उनकी अच्छी थी। तो हालांकि रस्सी बहुत मजबूत थी, कोई नहीं कह सकता था कि बैल उनको तोड़ सकते हैं, लेकिन उस समय दोनों में दोगुनी ताकत आ गई थी। बहुत ताकतवर वो महसूस कर रहे थे। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी वो जगह होती है जहाँ पर जानवर खाते हैं। तो सुबह, हालांकि गया उनको ले गया था पहले दिन, लेकिन झूरी ने सुबह क्या देखा? दोनों अपनी जगह खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव मतलब भी पघा ही होता है, पशुओं को बांधने की रस्सी। तो दोनों के गले में आधी रस्सी लटक रही है। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। क्योंकि इतनी दूर से वो आए हैं तो पैर कीचड़ में हो गए हैं। दोनों की आंखों में विद्रोह भी है, मतलब नाराजगी भी है, लेकिन स्नेह भी है। प्यार भी दिख रहा था और नाराजगी भी दिख रही थी। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। स्नेह से गदगद हो जाना यानी कि बहुत खुश होना। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया, उनको गले लगाया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन मतलब प्रेम से आलिंगन करना, गले लगाना, प्यार से गले लगाना और उनको चूमना, वो जो दृश्य था वो बहुत ही मनोहर, बहुत सुंदर लग रहा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। आसपास के बच्चे इकट्ठा हो गए, ताली बजाकर उन्होंने बैलों का स्वागत किया। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व बोलते हैं जो पहले ना हुआ हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले हुआ नहीं, लेकिन फिर पहले भी हुआ होगा कि जानवरों को बेचा गया लेकिन वो वापस आ गए, लेकिन फिर भी ये घटना बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत खास थी। बाल सभा ने निश्चय किया, बच्चों ने तय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। दोनों बैलों को सम्मान देना चाहिए इनकी बहादुरी के लिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। उनको खाने के लिए कोई रोटी लाता है, कोई गुड़ लाता है, कोई चोकर बोलते हैं अनाज का जो छिलका होता है, पशुओं को खाने के लिए दिया जाता है, कोई सूखा चारा यानी कि भूसी लाता है। एक बालक ने कहा,
ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे, मतलब इतने अच्छे बैल है ये। दूसरे ने समर्थन किया, समर्थन करना सहमति देना, उसने भी हाँ में हाँ मिलाई और कहा इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। गया का जो गांव था बहुत दूर था, दोनों वहां से अकेले आ गए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। तीसरा बच्चा कहता है ये बैल नहीं है, पिछले जन्म में शायद ये इंसान ही होंगे। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। प्रतिवाद करना यानी कि विरोध करना। इस बात का किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि इस तरह के जो गुण हैं वो उस आदमियों में ही मिलते हैं कि ज़रूर ये पिछले जन्म में आदमी होंगे दोनों। ये वो दृश्य है जब दोनों वापस आते हैं। झूरी प्रेम से दोनों को गले लगाता है और बच्चे भी आप देखेंगे खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अब झूरी की पत्नी ने जब दरवाजे पर दोनों को देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गई। बोली कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। नमक हराम का मतलब होता है एहसान ना मानने वाले, एहसान फरामोश, एहसान ना मानने वाले। तो उसने कहा कि कैसे बैल है, ज़रा भी हमारा एहसान नहीं माना, एक दिन भी वहाँ काम नहीं किया और वहाँ से भाग आए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। आक्षेप मतलब होता है आरोप। उसके बैलों पर ऐसा आरोप लगाना झूरी से सुना नहीं गया। उसने कहा नमक हराम क्यों है, दाना चारा कुछ न दिया होगा तो क्या करते। तो उसने कहा कि ये कैसे एहसान फरामोश हुए, तुम्हारे भाई ने गया ने इनको खाने को कुछ न दिया होगा तो बेचारे क्या करते, इसलिए वहाँ से आ गए। स्त्री ने रोब के साथ कहा। रोब मतलब कोई बात बहुत जोर देकर कहना, प्रभाव के साथ कहना। तो पत्नी कहती है, झूरी की पत्नी, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला कर रखते हैं। मतलब सिर्फ तुम ही हो एक जो खाना देते हो, मेरा भाई या फिर दूसरे तो अच्छा खाना उन्हें देते ही नहीं, सिर्फ पानी ही पिलाते हैं। झूरी ने चिढ़ाया। झूरी ने मजाक में कहा, चिढ़ाकर कहा उनको, चारा मिलता तो क्यों भागते, अगर उन्हें खाना दिया होता तुम्हारे भाई ने। उसने ताना मारा अपनी पत्नी को तो वो वहाँ से भागते नहीं। स्त्री चिढ़ी। पत्नी बोली भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। तो पत्नी कहती है कि तुम क्या करते हो, सिर्फ बैलों से काम नहीं करवाते, उतना सिर्फ उनको सहलाते हो, प्यार करते हो। लोग तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ नहीं है कि बैलों से प्यार करें। वो खाने को देते हैं तो उन्हें रगड़कर जोतते भी हैं, मतलब उनसे खूब मेहनत भी करवाते हैं, खूब काम भी करवाते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब ये काम से बचना चाहते हैं, कामचोर है, आलसी है, इसीलिए वहाँ से भाग गए जिससे कि उनको काम ना करना पड़े। अब देखूँ कहाँ से खली और चोकर मिलता है। अब मैं इन्हें सिर्फ सूखा खाना दूंगी, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाए चाहे मरे। सूखा भूसा दूंगी सिर्फ, कोई भी खली या चोकर नहीं दूंगी, चाहे खाए या फिर ना खाए, मर जाए। और वही हुआ जैसा कहा था। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई। मजूर मतलब जो घर में नौकर थे उनके ताकीद करना यानी कि सख्त आदेश देना। उनको आदेश दे दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, कोई भी खली नहीं थी, चोकर नहीं था, सिर्फ सूखा भूसा था। ना कोई चिकनाहट आती है खली से, ना कोई रस। क्या खाए, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जब बैलों ने खाना देखा तो बिल्कुल सूखा, कोई स्वाद उसमें नहीं था। दोनों सोचने लगे कि क्या खाएं और उम्मीद से दरवाजे की तरफ देखने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता। तो उनका जो नौकर है, मजूर है, वो कहता है, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी, क्योंकि मालकिन ने मना किया है, सख्त आदेश दिया है, ताकीद की है। झूरी कहता है, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे कि अभी तो मेरे सामने तुम कह रहे हो कि दे दो इनको, चुरा कर दे दो, लेकिन बाद में आप भी मालकिन की ही जो बात है उसका साथ दोगे, आप भी मुझे बाद में डांटोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। फिर अगले दिन वो आता है, बैलों को वापस ले जाता है। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। मोती को गुस्सा जल्दी आता था, हीरा में सहन शक्ति ज़्यादा थी, ज़्यादा सहन करने वाला वो था। तो 1-2 बार तो कोशिश की मोती ने कि गाड़ी को जिसमें वो जोते गए हैं उसको गड्ढे में गिरा दे, खाई में गिरा दे, लेकिन हीरा ने गाड़ी को संभाल लिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसने
दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा जिससे कि वो पहले की तरह तोड़ ना सके उसको, और कल की शरारत का मज़ा चखाया। कल जो उन्होंने शरारत की थी कि वो रस्सी तोड़कर वापस चले गए थे झूरी के पास, उसका मज़ा चखाया का मतलब यहाँ पर है उसकी सज़ा दी उन दोनों को। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। गया कि अपने खुद के भी 2 बैल थे, उन्हें खली भी दी, चूरी भी दी यानी कि जो चोकर है वो भी दिया, लेकिन उनको सिर्फ सूखा भूसा दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। दोनों को हमने देखा उनको सज़ा दी थी, तो झूरी ने कभी उनको कभी भी मारा नहीं था, भले ही वो छड़ी फूलों की क्यों ना हो, उनसे छुआ भी नहीं था उनको कभी। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार बोलते हैं टिक 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 की आवाज़ करता है चलाने वाला, जब घोड़े को चलाता है, बैल को चलाता है, तो टिक टिक की आवाज़ सुन के ही बैल जो है वो उड़ने लगते थे मतलब खूब तेज़ दौड़ने लगते थे। कभी भी उनको मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ मार पड़ी, यहाँ उन्हें गया ने मारा। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। आहत मतलब होता है चोट पहुँचना, सम्मान को जो चोट पहुँची उसका व्यथा यानी कि दुख, उसका दुख तो उन्हें था ही कि उनका कितना अपमान हुआ, लेकिन खाने को भी कुछ अच्छा नहीं मिला, उसके ऊपर से सूखा भूसा भी मिला। नांद की तरफ आंख तक न उठाई, उन्होंने नांद की तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। अगले दिन जब उनको हल में जोता गया तो दोनों ने पाँव न उठाने की कसम खा ली, यानी कि चलने से बिल्कुल मना कर दिया, ठान लिया, कसम खा ली कि वो चलेंगे नहीं। वह मारते मारते थक गया, दोनों को खूब मारा उसने, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। वो गया इतना बिल्कुल दया उसमें नहीं थी, बहुत निर्दयी आदमी था। एक बार उसने हीरा की नाक पर डंडे मारे खूब सारे, तो मोती उसका जो गुस्सा है वो उसके नियंत्रण में न रहा, बहुत गुस्सा उसको आया। हल लेकर भागा, हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए, सब कुछ सामान उसका तोड़ दिया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। उनके गले में बड़ी रस्सी बांधी हुई थी, अगर वो ना होती तो फिर वो पकड़ में आते ही ना। हीरा ने मूक भाषा में कहा, हमने देखा दोनों मूक भाषा में बिना बोले ही बात करते थे। तो हीरा ने कहा, भागना व्यर्थ है, भागना बेकार है, भागने का कोई फ़ायदा नहीं। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, तुम्हें तो इतना मारा था इसने, बुरी तरह मारा है। तो हीरा कहता है, अब की बड़ी मार पड़ेगी, अब की बार अगर हमने किया तो और ज़्यादा मारेगा और ज़्यादा मार पड़ेगी। मोती कहता है, पढ़ने दो, बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे, बैलों को तो लोग मारते ही है, मार से हम अब बच नहीं सकते। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। 2 लोग अपने साथ और ले आया गया, उनके हाथ में भी डंडे थे, लाठियाँ थी मारने के लिए। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। मोती को जैसा हमने देखा गुस्सा जल्दी आता था, हीरा थोड़ा सहन शक्ति वाला था, तो वो कहता मैंने मज़ा सिखा दूँ, जो लाठी लेकर आ रहे हैं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। मोती कहता है, मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो जब मोती को गुस्सा आता है और वो कहता है अगर इस बार इसने मारा तो मैं भी उसको मारूंगा, गिरा दूंगा, तो उसने कहा कि हम बैलों का ऐसा स्वभाव नहीं है, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। जाति का धर्म है, कोई मार रहा है तो मार खाते रहिए, पलटवार नहीं करना है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, मोती दिल में ऐंठ कर यानी कि गुस्सा दबा कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, यह ठीक अच्छा हुआ कि उसने मारा नहीं इस बार, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता, नहीं तो मोती भी पलटकर जवाब देता, उन पर हमला कर देता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। जब उन्होंने मोती के तेवर देखा कि मोती को बहुत गुस्सा आ गया है, तो हीरा और उसके जो सहायक, उसके साथ जो 2 लोग आए थे डंडा लेकर, वो समझ गए कि इस वक्त इनको टाल जाना यानी कि ना मारना ही मसलत यानी कि समझदारी है। समझदारी इसी में है कि इनको ना मारा जाए, नहीं तो वो भी हमें जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया।
दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। छोटी सी लड़की आती है, दोनों के मुंह में एक एक रोटियां दे देती है। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब इतनी भूख लगी है, कुछ नहीं खाया इन्होंने कल से, तो भूख तो नहीं मिटती उस एक रोटी से, लेकिन दोनों का दिल खुश हो गया, हृदय को भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। उनको लगा कि यहाँ भी कोई अच्छा इंसान रहता है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वो भैरों की लड़की है, उसकी माँ मर गई है, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है। जो सौतेली माँ है वो उसे मारती है, तो बैलों को जब उसने पिटते हुए देखा, बैलों को भी गया मारता है, तो एक अपनापन, आत्मीयता मतलब उनसे एक प्रकार का अपनापन उसको लगा। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, वही चलता रहा दिन भर। वो उनसे काम लेता था, गया जोतता था, डंडे मारता था, लेकिन वो अड़ते भी थे। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को थान जो बैलों को बांधने की जगह होती है उस पर बांध दिए जाते थे, और वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते। वो प्रसाद जितना ही कम है, क्योंकि एक ही रोटी उनको मिलती थी, तो प्रेम का ये जो प्रसाद था उसका ये असर था, ये बरकत थी कि हालांकि दोनों बहुत कम खाते थे, सूखा भूसा खाते थे, कुछ उनको खली या चोकर भी नहीं मिलता था, लेकिन उस प्यार से जो उनको एक रोटी मिलती थी उसकी वजह से दोनों कमज़ोर नहीं होते थे। लड़की के प्यार का ये असर था कि सूखा भूसा खाकर भी वो कमज़ोर नहीं हुए, दुर्बल नहीं हुए, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। लेकिन उनके पूरे शरीर में, आंखों में, हर एक रोम में गुस्सा और विरोध भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। तो हीरा ने कहा, क्या करना चाहते हो? मोती कहता है, एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। अब ये वो कहता है कि अब और यहाँ नहीं रहा जाता, किसी को सींग पर उठाकर गुस्से में अब मैं फेंक दूंगा। हीरा कहता है, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो जो अच्छी लड़की है जो हमें खाना दे रही है उसका तो कोई सहारा ही नहीं रहेगा, अगर तुम घर के मालिक को उठाकर फेंक दोगे तो वो कहता है, मैं मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है, उसकी जो सौतेली माँ है, क्यों ना मैं उसको सींग पर उठाकर फेंक दूं, वही तो है जो उसको परेशान करती है, मारती है। हीरा कहता है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तो यहाँ पर हीरा ने एक बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि औरत पर हमला करना मना है, उस पर तुम सींग नहीं चला सकते। मोती कहता है, तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते। बार बार उसके गुस्से को वो शांत कर देता है। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? हीरा किसी को मारने के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो कहता है अगर रस्सी तुड़ाकर हम भाग जाए तो अच्छा है, लेकिन रस्सी बहुत मोटी है, ये कैसे टूटेगी? मोती कहता है, इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। तो रात में जब बालिका, उसने ये प्लान बनाया कि थोड़ा सा अगर चबा लोगे तो वो कमज़ोर हो जाएगी, फिर शायद आसानी से टूट जाए। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी उनके मुंह में ना आती थी। इतनी मोटी रस्सी बांधी हुई थी कि उनके मुंह में भी नहीं आ रही थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। एकदम से अचानक घर का दरवाज़ा खुलता है, वो लड़की बाहर आती है। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाई और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डलवा दी जाए। तो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें खोल रही हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इतना काम करा रहे हैं ये लोग, तुम्हें खाने को नहीं देते, ये ऐसे तो तुम मर जाओगे। और आज घर के लोग सलाह कर रहे हैं कि इनके नाकों में नथ डाल देते हैं, जिससे कि इनको काबू में लाया जा सके। नाक में डालने वाली रस्सी को कहते हैं नाथ। उसने गराम खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। गराम होता है फंदे वाली रस्सी जो बैलों के गले में पहनाई जाती है। उसने उसको खोल दिया, लेकिन दोनों भागे नहीं, वहीं पर खड़े रहे।
मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलते तो, लेकिन कल इस अनाथ लड़की पर आफत आएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे, सब इसी पर शक करेंगे। इसको अगर हम आज भाग जाते हैं तो इस लड़की पर मुसीबत आ जाएगी, सबको शक होगा उसी पर ही। सहसा लड़की चिल्लाई, एकदम से लड़की जोर से चिल्लाती है, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो अगर वो ऐसा करेगी तो लोगों को उस पर शक नहीं होगा, तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि दोनों फूफा के यहाँ से जो बैल लाए थे झूरी के यहाँ से, वो दोनों भाग रहे हैं, दादा जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर बाहर निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया, वह और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। वापस आता है कि गांव के कुछ आदमियों को साथ ले जाता हूँ, फिर उनको पकड़ कर लाऊंगा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। वापस वो गया तो दोनों को मौका मिल जाता है, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न था, उन्हें नहीं पता था कि कहाँ से उनको वापस जाना है। बहुत लंबे समय से गया कि यहीं पर वो रह रहे थे, रास्ता भी उनको नहीं पता था। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। जिस मार्ग को वो जानते थे, जिससे वो परिचित थे, वो मार्ग भी, वो रास्ता भी अब उनको नहीं मिल रहा था। नए नए गांव मिलने लगे। शायद से जिस रास्ते से वो आए थे उन्होंने दूसरा रास्ता ले लिया वापस जाने के लिए, तो वहाँ पर नए नए गांव थे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। हीरा ने कहा कि ऐसा लगता है कि शायद हम रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, उसे वहीं मार गिराना था। मोती तो है ही गुस्से वाला। मोती कहता है कि तुम भी इतना तेज क्यों भागे, उसको वहीं मारते, गया को उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। गया ने तो अपना धर्म छोड़ दिया। मनुष्यों का धर्म है कि पशुओं को मारे ना, वो तो हमें मारता है, लेकिन हमारा ये धर्म नहीं है कि हम मनुष्यों को मारें, तो हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, दोनों को बहुत भूख लगी थी। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद रुककर सुनते थे ध्यान से कि कोई उनके पीछे तो नहीं आ रहा। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले तो उन्हें बहुत भूख लगी थी, पहले पेट भरा, तब उन्हें एहसास हुआ कि अब वो आज़ाद हो गए हैं। दोनों खुशी से मस्त होकर उछले कूदे। दोनों ने पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। ठेलना यानी कि पीछे की ओर धक्का देना। दोनों एक दूसरे को धक्का मारने लगे, जैसा वो प्यार से पहले भी करते थे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह एक खाई में गिर पड़ा। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। ये असली की लड़ाई नहीं है। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट जाए, तो किनारे हट गया। उसने देखा कि खेल में वो एक दूसरे को ठेलने लगे थे, लेकिन वो तो झगड़ा हो गया। जो हीरा है उसको गुस्सा आ गया, दोनों भिड़ गए। तो जब उसने ऐसा होते देखा कि झगड़ा होने वाला है तो वो साइड हट जाता है। अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। डौंकना का अर्थ होता है किसी को डराने की कोशिश करना। वो एक सांड आ रहा है, सामने से जोर से आवाज़ कर रहा है, जैसे उनको डराने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, सांड ही है। फिर वो ध्यान से देखते हैं सांड और बैल में क्या अंतर है। बैल खेत जोतने के काम आता है। स्वभाव से बैल थोड़े शांत होते हैं, लेकिन सांड गुस्से वाला होता है, खूब ताकतवर होता है और उसको खेती में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। बगले झांकना मतलब इधर उधर देखना, कोई रास्ता उनको नहीं सूझ रहा बचने का। सांड पूरा हाथी है, हाथी जितना बड़ा शक्तिशाली सांड है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। उससे अगर भिड़े लड़ाई की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन ना भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आती। ना भिड़े तो भी उनकी जान नहीं बचेगी। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कहीं और जा रहा होता तो बात अलग है, आ भी इन्हीं की तरफ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है, देखने में वो बहुत भयानक डरावना लग रहा है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। अब एक तो तरीका ये हो सकता है उससे रिक्वेस्ट कर ले, लेकिन हीरा
चिंतित होता है और कहता है कि ये तो बहुत घमंडी दिख रहा है, अपने घमंड में चूर है, सब कुछ भूला हुआ है, अगर विनती करेंगे कि लड़ाई ना करो तो मानेगा नहीं। मोती कहता है भाग क्यों ना चले, चलो भाग जाते हैं। हीरा कहता है भागना कायरता है, कायरों का काम है ये, भागे तो डरपोक कहलाएंगे, तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। मोती कहता है कि ठीक है तुम यहीं रुको, मैं तो 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, मैं तो भाग रहा हूँ। और जो दौड़ाए, फिर वो कहता है और अगर वो हमारा पीछा करने लगा तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर, मोती कहता है, हीरा कहता है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। यही उपाय है कि दोनों मिलकर हमला करते हैं, मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। मैं रगेदना मतलब हमला करना, मैं आगे से हमला करूँगा, तुम पीछे से करो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, दोनों तरफ से आगे पीछे से मार पड़ेगी तो भाग जाएगा। मेरी और झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। इतना शक्तिशाली वो है तो इसमें जोखिम है, हो सकता है चोट लग सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मेरी तरफ आएगा तो तुम उसके पेट पर सींग घुसेड़ देना, उसके पेट के अंदर। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपटे। पूरा जान हथेली पर लेना मतलब खतरा मोल लेना। तो बिना परवाह किए दोनों लड़ने लगे। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। सांड अब तक एक एक उससे ही लड़ा था। जब संगठित होकर, इकट्ठे होकर कोई मिलकर लड़े, ऐसे शत्रुओं से लड़ने का उसको पहले कोई अनुभव नहीं था। पहले वो लड़ा नहीं था किसी से, जब 2 लोग या उससे ज़्यादा मिलकर लड़ रहे हो उससे जानवर। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। उसको किस चीज़ की आदत थी? एक शत्रु से मल्ल युद्ध यानी कि कुश्ती, एक ही शत्रु से कुश्ती करने की आदत उसको थी। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। सांड उनको गिराना चाहता था दोनों को, लेकिन ये दोनों भी उस्ताद मतलब बहुत एक्सपर्ट थे, चालाक थे, उसे यह अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर ही देने के लिए चला तो मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी, जैसा कि उन्होंने प्लान भी किया था। तो एक बार सांड झल्लाकर, परेशान होकर, गुस्से में हीरा का अंत ही करने वाला था। उसे मारने के लिए जैसे ही दौड़ा तो मोती ने साइड से आकर, बगल से आकर उसके पेट में सींग घुसा दिए। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। सांड को गुस्सा आया, वो पीछे मुड़ा मोती से लड़ने के लिए, तो हीरा ने दूसरे ही पल में उसको सींग चुभा दिए। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। जख्मी होना, घायल हो गया और भागने लगा और बहुत दूर तक हीरा मोती ने उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। सांड गिर जाता है, उसमें बेदम मतलब कोई दम नहीं बचा, बहुत थक गया। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। उन्होंने जीत हासिल की थी सांड के ऊपर, तो जीत के नशे में दोनों झूम रहे थे, गर्व से चल रहे थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, सांकेतिक भाषा मतलब संकेत वाली भाषा, इशारों वाली भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। जब मोती कहता है कि मैं चाहता था कि उसको मार ही डालूं, तो हीरा ने तिरस्कार यानी कि उस बात को गलत बताते हुए कहा, बैरी मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। शत्रु अगर गिर जाए तो फिर उस पर हमला नहीं करना चाहिए। जब आमने सामने की लड़ाई हो रही हो, सिर्फ तभी आप हमला कर सकते हैं। वो गिर गया, उसने हार मान ली, आपसे कमज़ोर पड़ गया, तो फिर उस पर हमला नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। तो मोती कहता है कि ये तो सब फालतू की बातें हैं, दिखावा है, सिर्फ ऐसा मारो कि फिर वो उठे ही ना। हीरा कहता है अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। मोती कहता है पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी तो दो ही 4 ग्रास खाए थे कि आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। ग्रास मतलब यहाँ पर है निवाला। 2-4 निवाले ही अभी खाए थे कि उसने देखा सामने से आदमी आ रहे हैं लाठियां लेकर और उन दोनों मित्रों को उन्होंने घेर लिया है।
हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मेड़ बोलते हैं खेत का जो किनारा होता है उसको, वो किनारे पर ही था तो वो वहां से निकल गया, जबकि मोती अंदर घुसा हुआ था खेत के, तो उसको उन्होंने घेर लिया। मोती सींचे हुए खेत में था। सींचा हुआ मतलब जिसमें सिंचाई की हो, पानी दिया हो, खेत गीला था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। उसके जो पैर थे, जानवर के पैर को खुर कहते हैं, वो कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया गया। भागा नहीं गया उससे, तो उसको पकड़ लेते हैं। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। हीरा भागा नहीं, उसने देखा कि उसका साथी परेशानी में है, मुसीबत में है, तो वो भी वापस आ गया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, अगर पकड़े जाएंगे तो दोनों साथ पकड़े जाएंगे। एक भाग जाए, एक मुसीबत में फंसा रहे, ऐसा नहीं होगा। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। आखिर दोनों पकड़े गए। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस एक बड़ा बाड़ा होता है जिसमें खेत में अगर कोई जानवर पकड़ा गया, खेत को खाता हुआ, नुकसान पहुंचाता हुआ, या कोई अनाथ जानवर है, उसमें उनको बंद किया जाता है। तो दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसी साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। साबिका मतलब ऐसा वास्ता हुआ, इस मुसीबत, ऐसी चीज़ से उनको सामना करना पड़ा जीवन में पहली बार कि सारा दिन बीत गया और खाने को उनको कुछ भी नहीं दिया गया। भले ही सूखा घास देता तो था। समझ में ना आता था यह कैसा स्वामी है कि जो खाने को कुछ भी नहीं देता, ये कैसा मालिक है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, जैसे मरे हुए हो, क्योंकि कुछ खाने को नहीं देता था वो, तो सब बिल्कुल ज़मीन पर कमज़ोर होकर मरे हुए जानवरों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। फाटक होता है जो दरवाज़ा होता है, टकटकी लगाकर देखना मतलब लगातार देखते रहना। फाटक की ओर वो देख रहे थे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। मिट्टी चाटकर तो उनका पेट नहीं भर सकता था, इससे उनकी संतुष्टि नहीं हो सकती थी। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। अब उन्हें लगा कि शायद रात को खाना मिल जाएगा। रात को भी जब ऐसा ना हुआ तो हीरा के मन में बहुत गुस्सा आया। विद्रोह की ज्वाला यानी कि आग भड़क उठी। उसने विरोध कर दिया, उसका विरोध बहुत बढ़ गया। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जान जैसे जा रही हो। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, हीरा कहता है। मोती कहता है, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, मतलब मुझ में तो अभी इतनी ताकत नहीं बची है। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। बूता मतलब होता है ताकत। हमने शुरू से देखा, मोती बार बार अपनी ताकत दिखाना चाहता था कि मैं जो गया उसके पास आता है कि इसको भी उठाकर पटक दूंगा, या फिर सांड को मुझे मार देना चाहिए था। तो मोती अब उसको चिढ़ाकर कहता है कि अच्छा, तो ये इतनी ताकत थी तुम में, इसी पर घमंड करते थे, इसी पर अकड़ दिखाते थे। मोती कहता है, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। मतलब उससे मिट्टी का दीवार का थोड़ा सा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। चिप्पड़ यानी कि मिट्टी का टुकड़ा। फिर तो उसका साहस बंधा। जब ऐसा हुआ तो उसको और हौसला आया, उसकी और हिम्मत बढ़ी। उसने दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। अटेंडेंस होती थी कि सारे वहीं पर है या नहीं। तो उसी समय वहाँ का जो चौकीदार था लालटेन लेकर आता है, ये देखने की सभी जानवर वहाँ है या नहीं। हीरा का यह उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। उज्जड़पन यानी कि उद्दंडता, शरारत, उपद्रव देखकर उसने उसे कई डंडे मारे और फिर मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? मार ही खाई आखिरकार तुमने, कुछ मिला तो नहीं, भाग तो हम यहाँ से नहीं पाए। हीरा कहता है, अपने बूते भर का जोर तो मार दिया, जितना मेरे में हिम्मत थी वो सारी ताकत तो कम से कम मैंने लगा दी। ऐसा जोर मारना किस काम का, और बंधन में पड़ गए। ऐसी ताकत दिखाने का क्या फ़ायदा, तुम तो और ज़्यादा फंस गए और मोटी रस्सी बांध दी गई तुम्हें।
हीरा कहता है जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए, मतलब मैं कोशिश करता रहूंगा चाहे कितने ही बंधन में मुझको बांध दे, चाहे कितनी ही मुश्किल आए। मोती कहता है जान से हाथ धोना पड़ेगा, इसमें जान भी जा सकती है। हीरा कहता है कुछ परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, यूँ भी तो मरना ही है, यहाँ पर अगर पड़े रहेंगे खाना नहीं मिलेगा तो वैसे भी मर ही जाएंगे। सोचो दीवार खुल जाती तो कितनी जानें बच जाती, अगर ये दीवार टूट जाती तो हमारे साथ साथ इन जानवरों की भी तो जानें बच जाती, ये भी तो भाग सकते थे। इतने भाई यहाँ बंद है, हमारे जैसे कितने जानवरों को यहाँ पर बंद किया हुआ है, किसी की देह में जान नहीं है, किसी के शरीर में ताकत ही नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। मोती कहता है हाँ यह बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती भी फिर हीरा की तरह दीवार को तोड़ने में लग गया। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगातार इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। अब वो ऐसे सींग मारने लगा जैसे कोई सामने उसका दुश्मन है, उससे वो लड़ाई कर रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। लगभग 1 घंटे तक जोर आजमाई उन्होंने की, ताकत लगाने के बाद ऊपर से दीवार 1 हाथ गिर गई, लगभग 1 फुट 1 हाथ जितना हिस्सा उसका नीचे गिर गया। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े सभी जानवर चेत उठे। दीवार जैसे ही गिरी तो जानवर जो आधे मरे दिख रहे थे वो एकदम से जाग जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, उठ खड़े होते हैं। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, वहाँ पर 3 घोड़ियां थी, तीनों एकदम से वहाँ से भाग जाती है। फिर बकरी निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। सभी जानवर निकल गए, गधे वहीं के वहीं थे। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? 2 गधे थे वहाँ पर। एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए, अगर आप भाग गए और बाद में फिर से इन्होंने पकड़ लिया तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। तो हीरा कहता है तो फिर क्या हुआ, हरज मतलब नुकसान, अगर फिर से पकड़ लिए गए तो फिर उसमें क्या नुकसान है, अभी तो भागने का अवसर है, वैसे भी अभी तुम पकड़े ही गए हो। गधे कहते हैं हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कभी भेंट हो जाए। बहुत देर तक वो कोशिश करता रहा लेकिन आखिर हार गया, रस्सी टूटी नहीं। तो हीरा कहता है कि ठीक है तुम चले जाओ, मुझे यहीं रहने दो, शायद फिर कभी हमारी मुलाकात हो, हम बाद में कभी मिलेंगे, मैं यहीं रहता हूँ, तुम चले जाओ। हीरा ने आंखों में आंसू लाकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? स्वार्थी मतलब मतलबी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। क्या तुम्हें लगता है मैं इतना मतलबी हूँ? हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हम तुम इतने लंबे समय से साथ में ही हैं, आज तुम पर विपत्ति आई है, मुसीबत आई है, तो क्या मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाऊं? क्या मैं इतना मतलबी हूँ? क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती ने पूरे गर्व से कहा कि जिस काम की वजह से तुम बंधे हो, वो दीवार तोड़ने की कोशिश में ही हीरा बंधा था, तो अगर मैंने भी दीवार तोड़ी है और उसी काम के लिए मुझे अगर मार भी पड़े तो मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। इतना तो हुआ कि कम से कम 9-10 प्राणियों की, 9-10 जानवरों की जान बच गई, वो तो हमें दुआ देंगे, वो तो हमें आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। उसने ये कहा, और जो गधे जा ही नहीं रहे थे, डर रहे थे, उन्हें सींग मारकर निकाल दिया और अपने बंधु, अपने मित्र साथी के पास आकर, हीरा के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मुंशी में, वहाँ के जो चौकीदार थे, जो दूसरे कर्मचारी थे, काम करने वाले थे, उनमें अफरा तफरी मच गई, हलचल मच गई।
ये तो कोई लिखने की बात नहीं कि क्या हुआ होगा, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। मोती की भी खूब पिटाई हुई, उसको भी बहुत मारा गया और फिर हीरा की तरह उसको भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण मतलब होता है तिनका। एक तिनका खाने को भी उनको नहीं दिया। 1 हफ्ता हो गया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। पानी ना होता तो मर ही जाते, तो बस एक बार पानी दे देते थे दिन में, यही उनका सहारा था एक तरह से जिंदा रहने का। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ यानी कि शरीर की हड्डियाँ हड्डियाँ दिखने लगी थी, इतने कमज़ोर दोनों हो गए थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। एक दिन डुग्गी मतलब छोटा ढोल के तरह का होता है। बाड़े के सामने डुग्गी बज रही थी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। उनकी देखभाल की, लोगों ने देखा उनको। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। मन फीका करना मतलब होता है दुखी होना। लोग आकर उनको देखते थे और दुखी होकर चले जाते थे। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। अच्छा, डुग्गी बज रही थी, लोग खरीदने के लिए आ रहे थे, मतलब वहाँ पर कांजी हौस से जानवरों को। अब दोनों इतने कमज़ोर थे कि लोग उनको देखते, उन्हें वो पसंद नहीं आ रहे थे। ऐसे मरे हुए बैल, इतने कमज़ोर बैलों को कौन ही खरीदेगा। वहाँ से वो दुखी होकर, उदास होकर चले जाते थे। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों को कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। तभी वहाँ पर एक दढ़ियल मतलब दाढ़ी वाला आदमी आता है। उसका हुलिया बताया गया है। दाढ़ी वाला आदमी है, आंखें एकदम लाल है और देखने में बहुत कठोर, बहुत डरावना लग रहा है। वो आता है, दोनों के कूल्हों में उंगलियां गोदकर मुंशी जी से बातें करता है। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। जब उसका चेहरा देखा तो अंदर से दोनों मित्र बहुत डर गए, उनके दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न था। ऐसे मरियल मृतक इतने कमज़ोर बैलों को कोई किसान तो लेने नहीं आएगा, ज़रूर वो आगे हम देखेंगे वैसे वो कौन था। तो ये कौन है, कसाई है वो ऑब्वियसली। तो जब उन्हें पता लगा कि वो इन्हें क्यों टटोल रहा है, क्यों ढूंढ रहा है इस तरह से, वो आदमी कौन हो सकता है, इस बात में तो कोई शक नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा। भीत मतलब डर। दोनों ने डरे हुए नज़रों से एक दूसरे को देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। गया बेकार में, नाहक मतलब बिना बात के, बेकार ही गया के घर से भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। कहते हैं, हालांकि उसको श्रद्धा नहीं है उस बात में जो वो कह रहा है, लेकिन फिर भी कहता है, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती, क्यों दया नहीं आती। हीरा कहता है, भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। मतलब ये आदमी ज़रूर हमें मार देगा, चाहे तुम देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी ना किसी के काम आ जाएगी। मोती कहता है, तो क्या हुआ, अगर छुरी चलाएगा भी तो हमारा शरीर किसी के काम तो आएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। बेच दिए गए। नीलाम होना, बोली लगाकर जो बेचे जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, सबसे ज़्यादा पैसे देगा, उसी को वो चीज़ बेची जाती है। तो जब नीलाम हो गए, दोनों बेच दिए गए, तो उस दाढ़ी वाले आदमी के साथ वो चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। दोनों मतलब इतने कमज़ोर थे और दोनों के शरीर का हर एक हिस्सा काँप रहा था। उन्हें बहुत डर लग रहा था। बेचारे पाँव तक ना उठा सकते थे। उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते जाते थे। डर इतना लग रहा था उस आदमी से, तो जैसे तैसे वो भागे जा रहे थे, क्योंकि वह ज़रा भी धीमी चाल हो जाने पर ज़ोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे घास चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। रास्ते में उन्होंने देखा एक रेवड़ मतलब होता है झुंड। गाय बैलों का एक झुंड था, हरे हरे घास खा रहा था। सभी जानवर बहुत खुश थे और चिकने थे, एकदम तंदुरुस्त थे, चपल थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर करना मतलब होता है जुगाली लेना।
कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है हम। किसी को चिंता नहीं, कितने स्वार्थी है सब, किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी है। वो कहते हैं कि ये कितने खुश है, सभी आनंद से घास खा रहे हैं, बैठे हैं, उछल रहे हैं, लेकिन कितने स्वार्थी है, अपने विषय में ही सोच रहे हैं, कितने मतलबी है। ये नहीं सोचते कि उनके दो भाई, हम भी तो दो बैल है, उनको बधिक के रूप में कोई बांध कर ले जा रहा है और हम कितने दुखी है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। एकदम से ऐसा उनको लगा कि ये रास्ता तो देखा देखा है। परिचित है मतलब जाना पहचाना रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। तो जब उन्होंने देखा कि ये जाना पहचाना रास्ता है, वो खेत जो उन्होंने देखे थे उनको याद आ गए, वही बाग है, वही गांव है, तो हर क्षण, हर एक पल उनकी चाल जो है वो तेज़ होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। जितने वो कमज़ोर हो गए थे, सारी कमज़ोरी, सारी थकान उनकी चली गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। तो फिर उन्हें याद आता है कि अरे ये तो अपनी जगह आ गई, यही वो कुआं है जिस पर हम पुर चलाते थे। पुर चलाने का अर्थ होता है कुएं से पानी निकालना, सिंचाई करना। जो रहट चलाने की व्यवस्था होती है, जिसमें बैल कुएं के चारों तरफ घूमते हैं और कुएं से पानी निकलता है बाल्टियां भर के, उसको पुर चलाना कहते हैं। तो ये वही कुआं है जिससे दोनों बैल सिंचाई के लिए पानी निकालते थे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच का मतलब यहाँ पर है नज़दीक, हमारा घर पास आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। मोती कहता है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, मैं इसे मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो। थान होता है पशुओं को बांधने की जो जगह होती है, ये आपको शब्दार्थ में दिया था। तो कहते हैं दौड़कर थान पर चलते हैं, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। तो जैसे बच्चे होते हैं, बछड़े बोलते हैं गाय के बच्चे को, बिल्कुल बच्चों की तरह दोनों कुलेले करना मतलब उछलना, कूदना, चहकना, खुश होना, वैसे ही उन्मत्त होकर, उन्मत्त मतलब एक तरह से जो आपे में ना हो, बावला हो जाना, बिल्कुल वैसे बछड़ों की भांति उछलते कूदते दोनों घर की तरफ दौड़े। वह हमारा थान है, वो जगह है जहाँ पर हम बनते थे। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था, वो आदमी जिसने उनको खरीदा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, झूरी दरवाजे पर बैठा था, धूप सेक रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल है। बैल तुम्हारे कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मवेशी मतलब होता है पशु, मवेशी खाना जहाँ पशुओं को रखा जाता है, कांजी हाउस भी उसको कहते हैं। तो वो कहता है मैं मवेशी खाने से इनको नीलाम कराकर, इनकी बोली लगाकर खरीद कर लाया हूँ। झूरी कहता है, मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या हक है? कोई मेरे बैलों को नीलाम नहीं कर सकता, कोई अधिकार नहीं है उनको। वो जो दड़ियल होता है वो कहता है जाकर थाने में रपट कर दूंगा। झूरी कहता है मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर, गुस्सा होकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। अब जैसे ही वो उनको ज़बरदस्ती पकड़ने लगा, गुस्से में पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो मोती ने उस पर हमला कर दिया और वो पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। वह खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। जैसे एक विजय हो, उसकी जीत हो चुकी है। शूर मतलब योद्धा, एक तरह से बहादुर। वो एक विजेता योद्धा की तरह उसका रास्ता रोक कर खड़ा था, उसको गांव के अंदर नहीं आने दे रहा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर गया था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। मोती कहता है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, बिना मारे छोड़ता नहीं अगर वो पकड़ने की कोशिश करता। हीरा कहता है, अब नहीं आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूंगा कैसे ले जाता है।
जो गोली मरवा दे, अगर उसने गोली मरवा दी तुम्हें तो मोती कहता है मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। मतलब हमारी ज़िंदगी की कोई कद्र ही नहीं कर रहा है, हमारी जान को कोई जान नहीं समझ रहा, क्योंकि हम बहुत सीधे हैं तो इसलिए लोग हमें कमज़ोर समझते हैं, जबकि वो कमज़ोर नहीं है। ज़रा देर में नांद में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह यानी कि उत्साह, ऐसा लगता था पूरे गांव में सब खुश है, जोश सा भर गया है। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मालकिन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। झूरी की पत्नी भी आई और उसने भी उनको प्यार किया। तो ये था आपकी कक्षा 9 पाठ्य पुस्तक गंगा का पहला पाठ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। प्रश्नोत्तर इसकी हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।